में बात करते हैं ना, तो हमें एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। जैसे अगर कोई हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में एक सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करके कहेगा कि देखिए समस्या ठीक यहाँ है, और फिर उस पर आराम से प्लास्टर बांध देगा। सही कहा। और ये बात कहीं ना कहीं हमें बहुत सुकून देती है। हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम राजनीति और चुनावी सत्ता के गलियारों में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। राजनीति में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वही तो। उसी मशीन में जो इलाज एक मरीज की जान बचाता है, वही इलाज दूसरे मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी विरोधाभास के इर्द गिर्द बात करेंगे। हमारे सामने भारत के दो बिल्कुल अलग छोरों, पूर्व में असम और दक्षिण में केरल के हालिया चुनावी नतीजों और राजनीतिक रणनीतियों से जुड़े दस्तावेज हैं। और इन दस्तावेजों में जो सबसे बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है वो है सत्ता के केंद्रीकरण का। मतलब कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, या फिर एक नेता के इर्द गिर्द पूरी ताकत का सिमट जाना। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है। हम देखेंगे कि कैसे ठीक इसी केंद्रीकरण की रणनीति ने असम में एक अजेय राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन जब यही प्रयोग केरला में हुआ तो एक बेहद ताकतवर और काम करने वाली सरकार को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। हाँ, और यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इन दस्तावेजों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा काम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बस ये डिकोड कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या कह रही है। हम समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे की मशीनरी क्या थी, और अंततः सत्ता हासिल करने की ये जो कीमत है वो राज्य और समाज को कैसे चुकानी पड़ती है। तो बस हमसे शुरुआत करते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक ग्राफ। मतलब किसी भी विश्लेषक के लिए ये एक पूरी केस स्टडी है। दस्तावेज बताते हैं कि वो 2001 से लगातार एक ही विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। 6 बार लगातार जीतना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और 2011 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो वो सरकार के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक थे। फिर 2015 में वो पाला बदलकर बीजेपी में आ गए। हाँ, और 2021 तक आते आते राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अब अक्सर जब कोई नेता पाला बदलता है ना, तो हम उसे बस एक अवसरवादी कदम मान लेते हैं। लेकिन शर्मा के मामले में ये बहुत अलग दिखता है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट जगत का कोई टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट हो, जिसने न सिर्फ कंपनी बदली बल्कि नई जगह जाकर पूरी मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ एक नया पुल नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति के पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड की वायरिंग ही बदल दी, ताकि कोई भी स्विच दबाने पर सिर्फ उन्हीं का बल्ब जले। ग्रिड की वायरिंग बदलना ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। उनके सफर को सिर्फ उनके व्यक्तिगत करिश्मे तक सीमित कर देना भारी भूल होगी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सत्ता का ये अभेद्य ढांचा मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ा किया है। अच्छा, तो वो 3 स्तंभ क्या हैं? पहली है उनकी माइक्रो लेवल की संगठनात्मक क्षमता। मतलब उन्होंने पार्टी कैडर को एक वेल ऑयल्ड मशीन में बदल दिया। दूसरी, राज्य की प्रशासनिक शक्ति का बहुत ही सधाव इस्तेमाल। और तीसरी है एक बहुत ही आक्रामक विचारधारा वाली बयानबाजी, जिसने विपक्ष को सांस लेने की जगह ही नहीं दी। लेकिन रुकिए, अगर हम प्रशासनिक शक्ति और कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो इन दस्तावेजों में 2 योजनाओं का बार बार जिक्र आता है। एक है अरुणोदय योजना और दूसरी मिशन वसुंधरा। हाँ, ये दोनों उनके मास्टर स्ट्रोक माने जाते हैं। पर मेरी उलझन यहाँ ये है कि अरुणोदय योजना सीधे तौर पर महिलाओं के बैंक खातों में नकद पैसे ट्रांसफर करने से जुड़ी है। आजकल तो लगभग हर राज्य सरकार चुनाव से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सहारा ले रही है। फिर असम में ऐसा क्या अलग हो गया कि इस योजना ने पूरे विपक्ष का ही सफाया कर दिया? आपकी उलझन वाजिब है, क्योंकि इस सतह पर तो सब एक जैसा ही दिखता है, लेकिन असली फर्क स्केल और टाइमिंग का है। असम में ये सिर्फ चुनाव से ठीक पहले बांटी जाने वाली कोई रेवड़ी नहीं थी। तो फिर इसे कैसे लागू किया गया? इसे एक दीर्घकालिक ढांचागत बदलाव के तौर पर लाया गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब आप नौकरशाही की लाल फीताशाही को दरकिनार करके सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में पैसा डालते हैं, तो आप सिर्फ आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप एक सीधा राजनीतिक और भावनात्मक रिश्ता कायम कर रहे हैं ना? बिल्कुल। राज्य के खजाने और उस महिला के बीच से सारे बिचौलिए और स्थानीय नेता गायब हो गए।
अब सीधा संपर्क मुख्यमंत्री और उस लाभार्थी के बीच है। मतलब आपने सत्ता के ढांचे में निचले स्तर के नेताओं की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी। सब कुछ सीधे टॉप से कंट्रोल हो रहा है। एकदम सही। लेकिन मिशन वसुंधरा मुझे इससे भी ज्यादा रणनीति लगता है। कागज पर देखें तो ये सिर्फ भूमि रिकॉर्ड को सुधारने और जमीन के कागजात को डिजिटल करने की एक सामान्य प्रशासनिक कवायद लगती है। हाँ, सुनने में तो कोई बोरिंग सा सरकारी काम लगता है। लेकिन जमीनी स्तर पर एक ऐसा राज्य जहां घुसपैठ और नागरिकता का इतिहास इतना जटिल और खूनी रहा हो, वहां जमीन का मालिकाना हक सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये आपकी पहचान है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। असम में जमीन का मतलब है मूल निवासी होने का प्रमाण। जब सरकार एक बड़े अभियान के तहत लाखों लोगों को उनकी जमीन के पक्के कागजात सौंपती है, तो वो उन्हें एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा दे रही होती है। ये योजना इस बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से परिभाषित करती है कि राज्य में किसका अधिकार है और कौन बाहरी है। तो ये सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि राजनीति है। 100%। ये एक ऐसे प्रशासनिक कदम है जिसने राजनीतिक वफादारी को कई दशकों के लिए सीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक तरफ बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, महिलाओं के हाथ में सीधा नकद आ रहा है और परिवारों को जमीन के जरिए अपनी पहचान की सुरक्षा मिल रही है। ये तो किसी भी मतदाता के लिए एक परफेक्ट पैकेज है। और चुनावी गणित भी बिल्कुल यही गवाही देता है। असम में 126 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन ने 102 सीटों का भारी बहुमत हासिल किया। क्षेत्रीय दलों का तो वजूद लगभग खत्म ही हो गया। ये सफलता ऐतिहासिक तो है, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं की इस सफलता के बाद स्रोतों से ये भी साफ होता है कि इस सफलता की एक कीमत भी है। और वो कीमत राज्य का सामाजिक ताने-बाने और उसके गहरे ध्रुवीकरण के रूप में चुकाई जा रही है। बिल्कुल। और ये ध्रुवीकरण कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आकार दिया गया है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो 2023 के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। डिलिमिटेशन, हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि परिसीमन सिर्फ आबादी के हिसाब से नक्शे पर लाइनें खींचना है, लेकिन यहाँ ये साफ तौर पर पैक और क्रैक की क्लासिक रणनीति का उदाहरण नजर आता है। इसे थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि चुनावी रणनीतियों में ये बहुत ही मारक हथियार माना जाता है। जब परिसीमन होता है तो सत्ताधारी दल के पास नक्शे को अपने पक्ष में मोड़ने का एक कानूनी मौका होता है। तो ये पैक और क्रैक असल में काम कैसे करता है? पैक करने का मतलब है कि एक खास समुदाय, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ कुछ ही चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में समेट देना। अच्छा, ताकि उनकी जीत का दायरा सीमित हो जाए, वे बस कुछ ही सीटों तक महदूद रह जाएं। एकदम सही। और क्रैक करने का मतलब है कि बचे हुए अल्पसंख्यक मतदाताओं को बाकी क्षेत्रों में इस तरह से बिखेर देना कि वे कहीं भी निर्णायक स्थिति में ना रहें। मतलब उनका वोट तो है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चुनाव वाले दिन वोटिंग मशीन का बटन दबने से बहुत पहले ही चुनावी नतीजे एक तरह से तय कर लिए गए। बिल्कुल। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक खास वर्ग की राजनीतिक आवाज को संरचनात्मक रूप से कमजोर कर दिया जाए। और यही कारण है कि नवनिर्वाचित विधानसभा में हिंदू मुस्लिम बाइनरी इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और बात सिर्फ परिसीमन पर ही खत्म नहीं होती। दस्तावेजों में 2025 के अतिक्रमण विरोधी अभियानों यानी एविक्शन ड्राइव्स पर भी निष्पक्ष रूप से चर्चा की गई है। हाँ, जहां लगभग 40,000 बंगाली भाषी मुसलमानों को विस्थापित किया गया। अब अगर हम सरकारी पक्ष देखें तो सरकार का तर्क एकदम सीधा है। वे अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को खाली करा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर ये सिर्फ अतिक्रमण हटाना है, लेकिन जो धारणा या परसेप्शन जमीन पे बन रहा है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। नागरिक अधिकार समूहों के नजरिए से इसे चयनात्मक लक्ष्यीकरण या सेलेक्टिव टारगेटिंग के रूप में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि कानून के पालन के नाम पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और हमें ये समझना होगा कि राजनीति में धारणा ही हकीकत होती है। मैं यहाँ एक चेतावनी देना चाहूँगा। असम भारत का एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। इसका अपना एक उग्रवाद का पुराना इतिहास रहा है। हाँ, वो तो है। जब राज्य का एक बड़ा वर्ग खुद को लगातार हाशिए पर महसूस करता है तो यह तनाव को जन्म देता है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन राज्य के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अल्पकालिक